अब तक हमने देखा कि चौहान राजवंश के संस्थापक कौन रहे हैं, वासुदेव। 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान राजवंश की स्थापना की। उनके बाद में दिया बिजोलिया विलेख में दिया, आपको पूछे कि बिजोलिया विलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो वासुदेव ने करवाया। उसके बाद में भूवक प्रथम जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, और भूवक जो प्रथम था नागभट्ट द्वितीय जो गुर्जर पटियार शासक है, इनका सामंत था। तो ध्यान में रख सकते हो। चंद्रराज इनकी बीवी आत्म प्रभा शिव भगत थी, रोजाना शिव जी के सामने 1000 दीपक जलाती थी। तो ये छोटे मोटे विग्रहराज द्वितीय के बारे में ध्यान में रखना। प्रारंभिक जो चौहान है उनमें महान शासक माना जाता था विग्रहराज द्वितीय को। अब अपन वैसे चौहान बड़े इजी हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, याद करना एकदम आसान है, एकदम आसानी से याद करवा दे। तो सबसे पहले अब आप पढ़ना शुरू करते हैं आज अजयराज। अजयराज का शासनकाल आपसे पूछे तो आप बता सकते हो 1105 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक। 1105 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो किनका माना जाता है, अजयराज का। यानी चौहान पहले कहाँ थे, अभी तक हमने चौहानों को कहाँ पे लेके देख रहे हैं। अभी तक आपका जो चौहान थे ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, सांबर में। जो अजयराज आया इन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, क्योंकि चौहान अब गुर्जर पटियार शासकों के सामंत नहीं रहे थे, स्वतंत्र हो चुके थे विग्रहराज से पहले ही। तो इन्होंने अब साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जो राजा बनेगा वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा कि हम राजा हैं, आसपास के क्षेत्र से हम बदला लेना चाह रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो सांबर को छोड़ दिया अजयराज ने, और सांबर को छोड़ के आगे बढ़े। तो आगे बढ़े 1113 में। अब अजयराज क्या करेंगे, अब राजा के लिए मेन चीज जरूरी क्या है, राजा को चाहिए गढ़, भाई रहने के लिए जगह चाहिए, और वो भी चारों ओर से सुरक्षित होनी चाहिए। और देखो आपने जो भी गढ़ बने हैं वो पहाड़ों के ऊपर ही बनाए गए हैं, आसपास का जो भी अच्छा पहाड़ है उसके ऊपर गढ़ बनाए गए। आप कहीं के भी गढ़ देखो, चाहे जैसलमेर का जो दुर्ग है वो भी पहाड़ी पे बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है, फिर भी पहाड़ी पे दुर्ग को बनाया है। जोधपुर का जो आपका दुर्ग है वो भी पहाड़ी पे बनाया गया है। तो राजा पहाड़ी पे दुर्ग इसलिए बनाते थे क्योंकि वो सुरक्षित रहते थे, दूर से नजर नहीं आते थे। जैसे रणथंभौर का दुर्ग है तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो किसी भी मतलब दुश्मन जो राजा उसे दूर से नजर नहीं आएगा। तो इसलिए राजा जो भी दुर्ग बनाते थे उसे उसमें ध्यान रखते थे कि उसे एकदम सुरक्षित तरीके से बनाया जाए। तो इसलिए अजयराज ने सांबर को छोड़ा और 1113 में इन्होंने अजयमेरु दुर्ग बनाया। अजयमेरु दुर्ग यही एक पास में बीठली पहाड़ी है, बीठली पहाड़ी, इस बीठली पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बनाया अजयमेरु दुर्ग। और बीठली पहाड़ी के ऊपर ये गढ़ बना, तो इसलिए इसे कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। गढ़ बीठली दुर्ग 1113 ईस्वी के अंदर। अब देखो राजा या पूरा राज परिवार रहने दुर्ग में आएगा, क्योंकि नया दुर्ग बनाया है तो यहीं सब रहे। और जैसे राजा आएंगे तो राजा के साथ उसकी प्रजा भी आएगी। तो जब राजा और पूरी प्रजा आसपास के नगर में रहने लगी तो एक नगर की स्थापना हो गई। और जो नगर की स्थापना हुई वो नगर क्या कहलाया, आपका अजमेर। तो आपसे पूछ ले कि अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, अजयराज के द्वारा। अजमेर की स्थापना कब हुई, 1113 ईस्वी में। पूछ ले अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो अजयराज ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अजमेर में अजयराज ने कौन सा दुर्ग बनाया, अजयमेरु दुर्ग। कई किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अजयमेरु जो दुर्ग है अजयपाल ने बनवाया है, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार है या जो सर्वाधिक जो मत है कि अजयमेरु दुर्ग किसने बनाया है, वो माना जाता है अजयराज को, कि अजयमेरु दुर्ग बनाया है अजयराज ने। तो आप यही ध्यान में रखोगे। कौन सी पहाड़ी पे बनाया है, बीठली पहाड़ी पे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गढ़ बीठली दुर्ग। और भी इसके उपनाम है, जो निकनेम होते हैं ना, और भी अलग अलग है, तो आपको ध्यान में रखने। और इसके निकनेम क्या क्या है अजयमेरु दुर्ग के। इसी दुर्ग को कहा जाता है राजपुतानेरी कुंजी। राजपुतानेरी कुंजी की कुंजी या फिर नाका। एक बार देख लीजिए, आपको रटने नहीं है ये चीज, आपको आराम से समझाऊंगा और आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। ज्यादा हार्ड नहीं है इसके नाम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, लेकिन आपको समझ के याद करने और आराम से आपको याद हो जाएंगे। अजयमेरु दुर्ग का दूसरा नाम है राजपुताने की कुंजी या राजपुताने का नाका। इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, द हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय।
किस दुर्ग को कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग को कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग अजमेरू दुर्ग। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, यानी सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? अजमेरू दुर्ग पर हुए। इसी के अलावा इसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर, इसे ही कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर भी है, लूट हिरानी के लिए बनाया था, लेकिन ये आपका अजमेर वाला अजमेरू दुर्ग को ही कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। तो ये इसके निकनेम हो गए, यानी उपनाम। और किन किन नामों से इसे जाना जाता है? तो अजमेरू दुर्ग को गढ़बीथली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी अजमेरू दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है या राजपूताने का नाका कहा जाता है। इसी अजमेरू दुर्ग को ही राजस्थान का हृदय, द हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और इसी अजमेरू दुर्ग पर ही सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। इसी जो आपका अजमेरू दुर्ग है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें, ऐसी क्या बात है इस दुर्ग में, खास बात क्या है कि इसके इतने उपनाम है, और जो राजपूताने की कुंजी है इसे क्यों कहा जाता है। तो देखो, आपको पता होगा राजस्थान के अंदर एक त्रिभुज आकार का जिला है, कौन सा? अजमेर। और इसी अजमेर में आपका कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अजमेरू दुर्ग। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? बीठली पहाड़ी के ऊपर। अब देखो, इसे राजपूताने की कुंजी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो अंग्रेजों ने भी अपना कार्यालय कहाँ में बनाया था? अजमेर में। तो कुछ खास वजह होगी या कुछ खास यहाँ पे होगा, इसी कारण यहीं पर ज्यादा लोग रहने को है, तो इसीलिए इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। पहले अपना जो राजस्थान था, इसे राजपूतों का देश कहा जाता था, इसे राजपूताना कहा जाता था, जहाँ राजपूत रहते थे। पहले राजस्थान इसका नाम नहीं था। तो उस समय क्या था, ये आपका जो अजमेर था एकदम बीच में था, ये अजमेरू दुर्ग। और यदि आपने अजमेर पे अधिकार कर लिया, तो आसपास का जो भी क्षेत्र है चारों ओर का, आप उस पे निगरानी रख सकते हो, यानी आसपास के एरिया पर आपका अधिकार हो जाएगा। यानी कि यदि उस समय आपको राजपूताने के ऊपर यदि कब्जा करना था, राजपूताने को जीतना था, या राजपूताने पर आपको अधिकार करना था, तो कौन सा दुर्ग जीतोगे? अजमेर दुर्ग। क्योंकि उस समय अजमेर यदि जिसके हाथ में होता, उसके हाथ में पूरा का पूरा राजपूताना होता। जैसे आज है ना, यदि आपने दिल्ली को जीत लिया तो पूरा हिंदुस्तान जीत लिया मानो। जैसे हम कहते हैं ना मोदी राज है। क्यों है मोदी राज? क्योंकि मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर है। तो अब वर्तमान भारत में हमारा यदि हम देखें, हमारा पूरा संचालन कहाँ से हो रहा है? दिल्ली में। यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ अभी वर्तमान में कहाँ पे है? यदि पूरा देखें तो जयपुर के अंदर। लेकिन उस समय जब राजपूताना था, राजवंश थे, उस समय कहाँ पर था? अजमेर में। यदि आपने अजमेर जीत लिया तो ये मान लो कि पूरा पूरा राजपूताना, यानी राजपूत नामक जो ताला है, इसको आप खोल दोगे। तो अजमेर क्या हो गया? इस ताले की चाबी। इसलिए कहा जाता है राजपूताने की कुंजी। किसे कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग को। राजपूताने का नाका, राजपूताने का नाका इसे क्यों कहा जाता है? देखो, नाका या टोल टैक्स आप जानते हो, आपके सड़क पे यदि टोल टैक्स बना है तो आप उसके बच के नहीं जा सकते, यानी टोल टैक्स पे आपको हाजिरी लगानी होती है, वहां से गुजर के ही आपको जाना होगा। तो ये देखो एकदम यहाँ बीच में से आ गया, वैसे राजस्थान के एकदम बीच में नहीं है अजमेर। बीच में तो आप यदि देखोगे मानचित्र में तो आपको नागौर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप यदि इधर जाओ, चाहे इस ओर आओ या इधर से इधर आओ, कौन से रास्ते से जाओ, आपको अजमेर हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी, यानी इधर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है राजपूताने का नाका। राजस्थान का हृदय, हृदय इसे क्यों कहा जाता है? यानी हमारे शरीर में भी होता है, बीच में तो नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है ना, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। तो राजस्थान का हृदय, तो हमारे शरीर में देखिए प्रत्येक जो मांसपेशी है उनमें खून का जो यदि हम संचालन देखते हैं, संचालन हमारा कहाँ से होता है? पूरा का पूरा हमारे हृदय से होता है, हृदय से होता है। तो वही बात है कि उस समय जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ से चलता था? अजमेर दुर्ग से चलता था। जैसे वर्तमान में यदि पूछ ले कि हमारा पूरा संचालन कहाँ से हो रहा है, भाई अपनी जो भी देख लो, राजस्थान में यदि विधानसभा देखो तो जयपुर के अंदर है, जो भी अपने बड़ी जो भी मान लीजिए कि कोर्ट है तो वो भी वहीं पर, हाई कोर्ट यदि देखे तो हाई कोर्ट जैसे जोधपुर में। तो इसके अलावा ये हम चीज़ देख सकते हैं, पूरा संचालन वहीं से होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। तो ये बात भी आप ध्यान में रखो। अब सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी पे कैसे हुए वो देखो, ये दुर्ग यहाँ पे आ गया,
इधर देखो इस ओर एक दुर्ग है, कौन सा? भटनेर दुर्ग, है ना। इधर अंतिम दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग। इधर यदि हम अंतिम दुर्ग देखें तो कौन सा है आपका? चित्तौड़। और इधर आपका कौन सा है? भरतपुर। अब देखो कोई विदेशी यदि यहाँ से आएगा तो उसे सबसे पहले सामना किससे करना पड़ेगा? भटनेर दुर्ग का सामना करे, यानी भटनेर दुर्ग उधर आते ही रोक लेगा, भाई रुक जा, इधर तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, आगे बढ़ना है तो पहले मेरे से मुलाकात कर। ये सीधा उसे आगे नहीं जाने देगा। तो इसे हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए कौन से दुर्ग पे हुए हैं? भटनेर। पश्चिमी जो सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर। ये दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और पूर्वी जो सीमा है इसका प्रहरी कौन हो गया? भरतपुर। तो चारों ओर तो अपने दुर्ग, अब बीच में कौन है? अजयमेरु दुर्ग। अब ये आस पास वाला जो चित्तौड़ वाले ये इधर जाए, चाहे ये इधर से कोई इधर आए या इधर से इधर आए, इधर से, ये तो बीच में हो गया ना। मंदिर का जो घंटा होता है उसे आते जाते हर कोई बजा देता है। तो वही बात है, यहाँ पे आते जाते इसे कोई सा भी हो, कोई से, वो इसके तो जरूर कनपट्टी पर रखेंगे, एक दो इसके तो लगाते ही चले जाएंगे। तो सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? अजयमेरु दुर्ग। भाई बीच में रह गया ना, तो आते जाते कोई भी इसमें हल्का फुल्का आक्रमण कर ही देता था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? किस दुर्ग पे? अजयमेरु दुर्ग पे। और क्या नाम है इसका? राजस्थान का जिब्राल्टर। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है? देखिए, थोड़ा आप जियोग्राफी में आइए। आपको पता है कि यहाँ देखिए कि यूरोप महाद्वीप है, अभी तो नहीं है, समझ लो। और यूरोप महाद्वीप के इस ओर यदि है क्षेत्र में, यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप, विश्व की बात कर रहे हैं। इधर आपका है भूमध्य सागर और इधर आपका है एंटार्क्टिक महासागर, यह आपको पता है। यूरोप महाद्वीप है, ये अंग्रेजों का देश है, हमसे काफी आगे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा हमसे एजुकेटेड हैं, यदि हर चीज में देखें तो आगे ही है हमसे। अफ्रीका महाद्वीप, जिसे काला महाद्वीप कहा जाता है, इसमें सारे लोग काले काले ही हैं, लंबे लंबे होठ बढ़ाए बढ़ाए हुए। आपने देखा होगा ब्रो, लारा, क्रिस गेल, वैसे लोगों का देश है ये, है ना। तो इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक इधर से नहर गुजरती है इस क्षेत्र से, और यहाँ पर एक जल संधि हुई हुई है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये हुई है। तो अब इससे हमारे इस जो आपका ये है अजयमेरु दुर्ग, इसका संबंध क्या है? ये चीज देखने, बहुत संबंध है दोनों के मध्य, बहुत ज्यादा रिलेशन आप देख सकते हो। कैसे? देखो, यदि अटलांटिक महासागर वाले कोई जहाज है इधर, ये इधर यदि भूमध्य सागर की ओर जाएंगे तो इन्हें हाजिरी कहाँ पे लगा के जानी पड़ेगी? जिब्राल्टर पर। कहाँ पे लगा के जानी पड़ेगी? जिब्राल्टर पे लगा के जानी पड़ेगी। तो वैसे ही यदि मैंने बताया कि आप इधर से गुजरो, चाहे इधर से गुजरो, इधर से गुजरो, कहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी आपको? यूरोप, इस अजयमेरु दुर्ग पर आपको क्या लगानी पड़ेगी? हाजिरी। तो वैसे ये हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहा जाता है? राजस्थान। तो देखा हमने कि अजयमेरु दुर्ग के और क्या क्या उपनाम है। गढ़बीठली दुर्ग कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी या राजपुताने का नाका कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी अजयमेरु दुर्ग है। इसके अलावा राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इससे तारागढ़ दुर्ग, इसका नाम कैसे पड़ा? तारागढ़ जो नाम है इसका कैसे पड़ा? आपको याद होगा सिसोदिया राजवंश में राणा कुंभा हुए थे। राणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, और रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। वो अपन सिसोदिया राजवंश की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया। थोड़ा सा ध्यान में रख लो बेस, इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा घूमने का दोनों ने प्लान बनाया। उस समय ऐसी अच्छी जगह तो थी नहीं कि आप भाई प्लेन पकड़ो और प्लेन पकड़ के चले जाओ अमेरिका। बड़े भाई राजा रजो जो पैसे वाले लोग थे कहीं पर भी जा सकते थे, तो वैसा इस समय नहीं था। उस समय क्या करता था भाई, पति पत्नी है, घूमने का टाइम हुआ, घूमने का मौसम हुआ या घूमने का जब मन बनाया दोनों ने, तो घूमने के लिए दोनों ने जगह चुनी अजमेर को। कहाँ पर घूमने के लिए निकले? अजमेर। तो कहते हैं यहीं पर इस पहाड़ी की ओर इधर घूम रहे थे तारा और पृथ्वीराज सिसोदिया। उस समय तारा ने इस दुर्ग को देखा तो काफी जर्जर अवस्था में था ये,
इसकी मरम्मत अच्छे से की हुई नहीं थी, दीवारों पर इतने रंग रोगन नहीं था, फूट चुकी थी। तो तारा ने पृथ्वीराज सिसोदिया से कहा कि यह काफी खूबसूरत दुर्ग है, काफी अच्छा दुर्ग है, आप इसकी मरम्मत करवाइए, इसका काम करवाओ दोबारा। तो अपनी पत्नी तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, पुनः मरम्मत इसकी करवाई और फिर अपनी पत्नी के कहने पर यह काम करवाया। तो अपनी पत्नी के नाम पे इसका दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, इसके अलग अलग उपनाम है। अजय राज ने 1113 में कौन सा दुर्ग बनाया? अजयमेरु दुर्ग। कौन से नगर की स्थापना की? अजमेर। तो अपना अजमेर जिला है, अजमेर शहर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अजय राज के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1113 में की गई है। इसके अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? राजपूतानेरी कुंजी, राजस्थान का हरदेश, स्वादिष्टानी आक्रमण, गढ़ बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर और तारागढ़ दुर्ग। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद अपन देखेंगे कि और क्या क्या इसमें करना है अपने को। देखा कि 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की। इसी दुर्ग के अंदर जो आपका अभी हमने अजमेर दुर्ग पढ़ा है, इसी दुर्ग के अंदर मीरान शाह घोड़े की मंजार है। इसमें कहते हैं कि इस घोड़े की जो मंजार है, इसके ऊपर कोई दाल चढ़ाए तो उसकी मन्नत पूरी होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। इसे अजमेर दुर्ग के अंदर है, आप जा सकते हो। लॉकडाउन हटे उसके बाद, अभी भी तो वैसे जा सकते हो जाना चाहो तो, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद जाना अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए, वो बात है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। इसके अलावा यदि हम देखें कि इसी अजयराज के द्वारा और क्या क्या काम करवाए गए हैं। अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए थे। एक तो दुर्ग बना दिया भाई साहब ने, एक चांदी के सिक्के चलाए इसने। चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम चौहान शासक है अजयराज। यही पहला चौहान शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसने जो चांदी के सिक्के चलाए उस पर इसने अपना नाम लिखाया अजय प्रिय धर्म सिक्के, अजय प्रिय धर्म सिक्के, या इन्हें कहा जाता है अजयमेरु सिक्के, अजयराज सिक्के, यानी सिक्कों के ऊपर नाम लिखवाया। जैसे यहाँ पे सिक्का था अभी जो, तो यहाँ पे इसका नाम, अपना नाम लिखवा दिया इस सिक्के पर कि अजय प्रिय धर्म सिक्के या अजयराज सिक्के। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अजय प्रिय धर्म सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? अजयराज के द्वारा। अजय प्रिय धर्म सिक्के किसके हैं? तांबे, पीतल, चांदी, वैसे ऑप्शन में आ जाएंगे। तो अजय प्रिय धर्म सिक्के किसके हैं? चांदी के सिक्के। प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए अजयराज ने। इन जो ये चांदी के सिक्के चलाए थे, इस पर इसने अपनी पत्नी, अजयराज की पत्नी थी सोमल देवी या सोमलवती, अपनी पत्नी सोमल देवी या सोमलवती, यानी अलग अलग नाम मिलता है बुकों में, आप ध्यान में रख लेना। सोमल नाम था, कहीं देवी या कहीं वती आपको नाम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसने सिक्कों के ऊपर अपनी पत्नी का भी नाम लिखवाया है। सोमल देवी या सोमलवती प्रकार के सिक्के किस चौहान शासक के द्वारा चलाए गए हैं? अजयराज के द्वारा चलाए गए। तो हल्का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गुप्त शासक में भी एक राजा हुआ था, गुप्त याद है ना, चंद्रगुप्त, उसने भी अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे। तो वैसे आप ध्यान में रखते हो अजयराज ने भी अपनी पत्नी सोमल देवी या सोमलवती के नाम के सिक्के चलाए। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो इसके बारे में। इसके अलावा यदि हम देखें कि अजयराज का धर्म कौन सा था, वैसे अजयराज है या चौहान जो भी थे शिव की पूजा करते थे, तो शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अजयराज ने कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, सभी धर्मों को मानने वाला था, लेकिन वैसे शिव की पूजा करते थे। इसका इस बात का कहाँ से हमें पता चलता है? जैसे आपका जैन धर्म है, ये जैन धर्म दो संप्रदायों में बंटा हुआ है, एक तो श्वेतांबर जैनी और एक है पीताम्बर जैनी। तो अजयराज के दिगंबर जैनी, श्वेतांबर जैनी और दिगंबर जैनी। तो अजयराज के समय में जो श्वेतांबर और दिगंबर जो जैनी थे, इनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ था। इस शास्त्रा की अध्यक्षता की गई थी अजयराज के द्वारा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि भाई जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर में एक वाद विवाद हुआ, यानी अपने धर्म को लेके भाई इनके मध्य कोई वार्तालाप हुआ होगा, उस धर्म में जो बैठक या हुई होगी, तो उन दोनों का जो अध्यक्षता की गई थी, जो इनका शास्त्रार्थ हुआ था, जो वाद विवाद प्रतियोगिता में हुई थी मध्य, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा। तो ये कोई धर्म विरोधी व्यक्ति नहीं थे, सभी धर्मों को मानने वाले थे, सबकी इज्जत करते थे, लेकिन खुद किस धर्म के थे? शैव धर्म के थे। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो।
इनके बारे में। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं अजयराज के आक्रमण की यदि हम बात करें कि अजयराज ने आक्रमण कहाँ पे किया था, अजयराज ने उज्जैन के ऊपर आक्रमण किया था। उज्जैन जो माल वाला क्षेत्र है वहां पे इसने आक्रमण किया था और नरवर्मन को हराया। इसके बाद वहां पे 2-3 इसके भाई थे, उनको भी मारा था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अजयराज के द्वारा उज्जैन जो माल वाला क्षेत्र था वहां पे आक्रमण किया गया और नरवर्मन को इसने हराया। अहिल पाटन पर भी इसने आक्रमण किया। अहिल पाटन में इसने मूलराज को हराया। अहिल पाटन में मूलराज और अजयराज के मध्य युद्ध हुआ। इसमें मूलराज द्वितीय है, ये वो पहला तो हमने पढ़ा उसको, ये मूलराज द्वितीय। तो अजय मूलराज या इसे भीम कह सकते हो, भीम द्वितीय भी आप कह सकते हो, चालुक्य शासक है। ज्यादा इनके बारे में नहीं आता एग्जाम में, मेन आपको वो अजमेर दुर्ग के बारे में ध्यान में रख लेना। चांदी के सिक्के हैं तो वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हल्का ध्यान में रख लेना। आक्रमण के बारे में आपसे कभी कोई पूछ ले कि अजयराज ने कहाँ आक्रमण किया है, तो उज्जैन या मालवा जो क्षेत्र है यहाँ पे अजयराज के द्वारा आक्रमण किया गया है। नरवर्मन को इसने वहां पे हराया। अहिल पाटन पर भी अजयराज ने भाई साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा कि आसपास के जो कमजोर राजा हैं उन पर आक्रमण करो और उनकी जो जगह उस पर अधिकार कर लो। अहिल पाटन पर आक्रमण करके भीम या मूलराज जो द्वितीय था इसको भी इसने वहां पे हराया। अब देखिए इसने अच्छा एक दुर्ग बना लिया, आसपास के क्षेत्र पर भी इसका अधिकार हो गया अच्छे से, एकदम मतलब कहते हैं ना सेट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसे ज्यादा कोई चीज की जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद में जब व्यक्ति का सांसारिक मोह माया से विश्वास उठ जाता है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ उसके बाद में क्या सोचता है, अपने को भगवान को पाने का रास्ता देखना चाहिए। तो वही चीज इसने यहाँ पे देखी कि अब तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान को खोजेंगे, देखते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं। तो कहते हैं कि अजयराज ने 1130 में सांसारिक मोह माया से इसका विश्वास उठ गया और अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और 1130 ईस्वी में इसने संन्यास धारण कर लिया अजयराज ने। और 1130 में संन्यास धारण करके ये पुष्कर चले गए। अब 1130 में जब इन्होंने संन्यास धारण किया तो अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र अनुराज अन्नाजी को दे दिया। लेकिन पहले के राजपूतों में ये परंपरा थी कि जब तक पिता जीवित है तब तक वो अपना राज तिलक नहीं करवाते थे। तो राज तिलक नहीं हुआ, अपना सिर्फ राजपाट है वो अनुराज को दे दिया गया और 1130 में पुष्कर चले गए। फिर 3 वर्ष बाद 1133 में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु उपरांत जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में अनुराज ने 1133 में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ये चीजें हैं अजयराज के बारे में, आप पढ़ना इसको। जो चीज आपको नहीं याद आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको आराम से इस चीज याद हो जाएगी।